हेलो गाइस टीचिंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं डायरेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर हिंदी के अतिलघुत्तरीय प्रश्न दोस्तों, जो पवन सीरीज से हैं दोस्तों। और दोस्तों जो राजन सीरीज के अतिलघुत्तरीय प्रश्न थे और बहुविकल्पीय प्रश्न थे, हमने पीछे वीडियो में करा दिए हैं काफ़ी दिन पहले दोस्तों, तो आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। लेकिन पवन सीरीज के क्वेश्चन नहीं हुए थे, तो ये पवन सीरीज के दोस्तों अतिलघुत्तरीय प्रश्न हैं। आज पहली क्लास है, पेपर से पहले मीन्स 8 से आपका पेपर स्टार्ट है, तो मैं सारे क्वेश्चन करा दूंगा अतिलघुत्तरीय और लघुत्तरीय दोनों। सॉरी माफ कीजिए, अतिलघुत्तरीय और बहुविकल्पीय दोनों। लघुत्तरीय तो बहुत लॉन्ग हो जाता है दोस्तों। इसमें पहला क्वेश्चन है, आवर्चीन और उचित क्रमशः विलोम लिखिए। आवर्चीन और उचित का क्रमशः विलोम लिखिए। तो दोस्तों आवर्चीन का प्राचीन हो जाएगा, उचित का अनुचित हो जाएगा। आवर्चीन का अर्थ समझ लेते हैं दोस्तों। जैसे प्राचीन का पुराना होता है, तो आवर्चीन का मतलब नया हो जाएगा। उचित का मतलब कोई जैसे काम ठीक है, और ये अनुचित का मतलब ये काम ठीक नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अग्नि कौमा अमृत तथा गणेश के दो दो समानार्थक ही दोस्तों पर्यायवाची भी बोलते हैं इसे, क्योंकि मैंने जो राजन सीरीज से क्वेश्चन कराया था उसमें बहुत जगह ये वर्ड देखा, समानार्थक को ही पर्यायवाची कहते हैं दोस्तों। ऐसे भी तो दोस्तों समानार्थक रहे या पर्यायवाची एक ही मतलब दोनों को, ये ध्यान दीजिएगा। तो अग्नि का हो जाएगा अनल पावक आग। दो पूछा गया है लेकिन एक एक्स्ट्रा बता दिया गया ताकि याद रहे। अग्नि का हो जाएगा दोस्तों अनल पावक आग। और फिर अमृत का हो जाएगा पीयूष सुधा सोम, और अम्य भी होता है दोस्तों, पीयूष अम्य सुधा ये सब होते हैं दोस्तों इसकी। फिर दोस्तों गणेश का हो जाएगा लंबोदर विनायक गणपति। दोस्तों एक बार और देख लेते हैं, अग्नि का हो जाएगा अनल पावक आग, और अमृत का हो जाएगा पीयूष सुधा सोम, और गणेश का हो जाएगा लंबोदर विनायक गणपति। फिर नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं दोस्तों। शब्द एवं पद से आप क्या समझते हैं? एक दोस्तों शब्द, एक पद से आप क्या समझते हैं? तो वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक मतलब एक होता है दोस्तों निरर्थक, एक सार्थक मतलब जो सही अर्थ दें, तो सार्थक मतलब समानार्थी हैं तो दोस्तों। तो वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। तथा कविता की कुछ पंक्तियों के मेल को दोस्तों, यहाँ के हो जाएगा, दिखा नहीं दोस्तों स्लाइड में कट गया, थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा। तथा कविता की कुछ पंक्तियों के मेल को पद या छंद कहते हैं। पद को ही छंद भी कहते हैं दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। या लगा रहे तो मतलब दोनों एक ही बात है, मतलब इसे ये भी बोल सकते हैं, इसे ये भी। जैसे पद या छंद लिखा है तो ये इसे आप छंद भी बोल सकते हैं और पद भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, तथा कविता की कुछ पंक्तियों के मेल को, कविता के ध्यान दीजिएगा दोस्तों, के मेल को पद या छंद कहते हैं। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, अंश एवं अंश में अंतर लिखिए। एक में दोस्तों सरौता वाला सा है, एक में सलीफा वाला, तो ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो जिसमें सरौता वाला सा है तो दोस्तों अंश का मतलब हो जाएगा कंधा, कंघा सॉरी माफ, कंधा नहीं कंघा, कंघी जिसे बोलते हो दोस्तों, वही अंश का मतलब हो जाएगा कंघा। और जो एक जिसमें सलीफा वाला सा है तो इसमें हो जाएगा अंश का मतलब भाग या टुकड़ा दोस्तों, टुकड़ा भी हो जाएगा इसका, इसे बोलते हैं दोस्तों, लेकिन यहाँ पर भाग है। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, अग और उन्मुख शब्द का विलोम लिखिए। अग और उन्मुख, तो दोस्तों अग का विग्ग हो जाएगा और उन्मुख का विमुख हो जाएगा। याद करने वाला है दोस्तों, इसमें समझाने कोई विशेष मतलब नहीं निकलेगा, इस याद कर लीजिए। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों। भ्रंग और बीटअप शब्द के क्रमशः दो दो पर्यायवाची लिखिए। पर्यायवाची जगह समानार्थी होता फिर भी वही बात होती दोस्तों, मैंने बताया पीछे। तो भ्रंग का हो जाएगा दोस्तों मधुकर भ्रमर भौरा, दोस्तों यहाँ भ्रंग होगा। भ्रंग का हो जाएगा दोस्तों मधुकर भ्रमर भौरा। और बीटअप हो जाएगा तरु पेड़ वृक्ष पादप। बीटअप ध्यान रखिए दोस्तों, पेड़ का पर्यायवाची है, तो पेड़ जैसे बीटअप आ जाए तो वृक्ष, तरु पेड़ हो जाएगा, पादप हो जाएगा, और जैसे बीटअप आ गए तो बाकी उसका कर दीजिएगा कि तरु पेड़ वृक्ष पादप। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, श्रुतलेख का क्या उद्देश्य है? श्रुतलेख का क्या उद्देश्य है दोस्तों? तो श्रुतलेख को अंग्रेजी भाषा में डिक्टेशन कहते हैं।
डिक्टेशन का मतलब दोस्तों इमला होता है। इमला का मतलब जैसे टीचर द्वारा बोला जाता है कि भाई लिखिए आप, हम बोल रहे हैं, तो उसके बाद जो गलतियाँ ढूंढी जाती हैं उसमें, और राइटिंग का भी इसमें ध्यान दिया जाता है दोस्तों श्रुतलेख में। तो श्रुतलेख को अंग्रेजी भाषा में डिक्टेशन कहते हैं। अध्यापक बच्चों को कक्षा 5 में ही सुलेख या श्रुतलेख, इसे सुलेख भी बोलते हैं दोस्तों। सुलेख मतलब नकल हो गया। श्रुतलेख की शिक्षा देना आरंभ कर दें तो अच्छा होगा। मतलब तो दोस्तों श्रुतलेख या नकल या राइटिंग जैसे इमला है दोस्तों, इसको कक्षा 5 में ही देना शुरू कर दें तो अच्छा होगा। तो उद्देश्य इसका पूछा गया, तो उद्देश्य यही है दोस्तों कि मतलब ये श्रुतलेख को अंग्रेजी भाषा में डिक्टेशन कहा जाता है। अध्यापक बच्चों को कक्षा 5 में सुलेख या श्रुतलेख की शिक्षा देना आरंभ कर दे तो अच्छा होगा। तो दोस्तों इसका उद्देश्य ध्यान रखिएगा, आगे स्लाइड पे देखते हैं। जो इसका उद्देश्य है दोस्तों, श्रुतलेख सुनकर लिखा जाता है। मैंने बताया दोस्तों इमला बोला जाता है, तो टीचर बोलता है तो बच्चे सुनते हैं, तो सुनकर लिखा जाता है। फिर अध्यापक बोलता जाता है और छात्र उसे लिखते जाते हैं। श्रुतलेखन का उद्देश्य हिज्जे दुरुस्त करना तथा लिखने में तीव्रता का विकास करना। हिज्जे दुरुस्त करने का मतलब है कि जो आपके वर्ड हैं, मीन जैसे आपने किसी जैसे कवियत्री है दोस्तों, इस तरह के बीच में है, तो इन्हें आप शुद्ध लिखिए। इन्हें दुरुस्त का मतलब शुद्ध लिखना है, और जो लिखने की स्पीड है उसमें तीव्रता लाना है, मतलब तेजी लाना है। उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे आप सभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, छा वर्ण किसके योग से बना है? तो आधा का और षटकोण वाले सा से मिलकर छा बना है दोस्तों। आधा का मतलब इसका जो हलंत लगा है नीचे दोस्तों, तो ये आधा का हो गया, ये ध्यान दीजिएगा। और फिर सा है षटकोण वाला, तो दोनों मिल के छा बनते हैं। फिर है समानार्थी शब्द का आशय लिखिए। वही बात आ गई दोस्तों, वही मतलब क्वेश्चन। तो एक अर्थ को प्रकट करने वाले अनेक शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी कहते हैं। अब आप पूरी तरह समझ पाए होंगे दोस्तों, समझ गए होंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम सभी। हाँ यही है। व्यंजन का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। मतलब व्यंजन का अभिप्राय या व्यंजन का आशय स्पष्ट कीजिए। कई तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु, मतलब जिन वर्णों के उच्चारण में या बोलने में मुख से निकलने वाली वायु को मार्ग में विभिन्न अंगों के टकराने के कारण रुकावट आती है। जैसे आप कोई वर्ड बोल रहे हैं उनके उच्चारण में, तो जो मुख से निकलने वाली वायु है उसके मार्ग में विभिन्न अंगों के टकराने के कारण रुकावट आती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। ये स्वर की सहायता से उच्चारित या स्वर की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन। स्वर व्यंजन दोस्तों स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, ध्यान दीजिएगा आप मोटा मोटा। एक बार और देख लेते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु को मार्ग में विभिन्न अंगों के टकराने के कारण रुकावट आती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। ये स्वर की सहायता से उच्चारित होते हैं, स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी भाषा के कौशलों के नाम लिखिए। तो हिंदी भाषा के कौशलों के नाम है दोस्तों सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सुबह पल आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, 1 मिनट लिखते हैं, हम देखते हैं। सुबह पल, ये इसकी ट्रिक है दोस्तों। इस सीटेट में हिंदी में आपको बहुत काम देगा दोस्तों, साइकोलॉजी में। सुबह पल, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सुबह पल। फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। ध्वनि क्या है? तो दोस्तों ध्वनि भाषा की सबसे छोटी और सर्वाधिक महत्वपूर्ण इकाई है। ध्वनि भाषा सबसे छोटी और सर्वाधिक महत्वपूर्ण इकाई है। फिर भाषा किसे कहते हैं? तो ध्वनि चिन्हों के समष्टि को भाषा कहते हैं। मतलब जो ध्वनि है और उसमें चिन्हों को जो समझ, मतलब चिन्ह भी उसमें जुड़े होते हैं, मिले होते हैं, तो उन्हीं को भाषा कहते हैं। मतलब जो ध्वनि बोली जाती है उसमें चिन्हों का भी प्रयोग होता है, चिन्ह भी उसमें आते हैं दोस्तों, तो इसके समष्टि को भाषा कहते हैं। भाषा निर्माण का ढांचा किस पर निर्भर करता है? जो दोस्तों भाषा निर्माण का ढांचा है ये किस पर निर्भर करता है? तो भाषा निर्माण का संपूर्ण ढांचा ध्वनि संकेतों पर निर्भर करता है, ध्वनि संकेतों पर निर्भर करता है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं दोस्तों। ध्वनि विज्ञान का संबंध किससे है? तो दोस्तों ध्वनि विज्ञान का संबंध श्रवण कौशल से है। श्रवण कौशल मतलब सुनना,
श्रवण कौशल का मतलब हो दोस्तों सुनना। फिर हिंदी भाषा में स्वर और व्यंजन कितने? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हिंदी भाषा में स्वर होते हैं 11 और व्यंजन होते हैं 33। ये बहुत आता है क्वेश्चन दोस्तों, और इसमें तो बहुत जगह हमें मिला दोस्तों क्वेश्चन कि स्वर कितने हैं, और इन्हें पूछा भी गया है कि कौन कौन से स्वर होते हैं। तो दोस्तों स्वर होते हैं 11 और व्यंजन होते हैं 33। फिर नीचे ही लगा हुआ है क्वेश्चन दोस्तों, स्वर किसे कहते हैं? तो इसकी डिफिनीशन हो जाएगी दोस्तों, जिन वर्णों का उच्चारण बिना रुकावट मुंह से निकलता है। अब यहीं पर देखिए दोस्तों, व्यंजन रुकावट से हो रहा था और यहाँ पर बिना रुकावट से, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, ध्यान रखिएगा। जिन वर्णों का उच्चारण बिना रुकावट मुंह से निकलता है स्वर कहलाते हैं। हिंदी में स्वर 11 होते हैं। इसमें छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ओ, बड़ा ओ, ऋषि ऋषि, फिर छोटा है, फिर बड़ा है, ओ फिर ओ, कुल 11 स्वर होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं दोस्तों? तो ऐसे अक्षर जो उच्चारण के समय ध्वनि फेफड़ों में अनुस्फुरित होकर मुख के उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती हुई निकलती है, व्यंजन कहलाते हैं। मतलब दोस्तों टकराते हुए निकलती है ये विभिन्न भागों अंगों से। अभी इससे पहले ही क्वेश्चन आया हमारा दोस्तों, ये देखिए कि व्यंजन का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए, वही क्वेश्चन फिर पूछ लिया गया है। ये सेम क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए, वही क्वेश्चन है, घूम घुमा के वही आ रहा है। कोई एक डिफिनीशन आप देख लीजिए, वही सही है। अब जैसे यहाँ पर है, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु को मार्ग में विभिन्न अंगों के टकराने का रुकावट आती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं, और ये स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। अब इन्होंने यहाँ क्या डिफिनीशन दी दोस्तों, व्यंजन किसे कहते हैं? ऐसे अक्षर जो उच्चारण के समय ध्वनि फेफड़ों में अनुस्फुरित होकर मुख के उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती हुई निकलती है, व्यंजन कहलाते हैं। मतलब वही दोस्तों टकराते हुए निकलती विभिन्न अंगों से, तो व्यंजन होता है, और ये स्वर की सहायता से बोला जाता है, ये हमेशा ध्यान दीजिएगा। फिर है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पर्शी व्यंजन किसे कहते हैं? तो दोस्तों इसमें हो जाएगा, जब मुख द्वार को बंद करके खोलते हैं, मतलब जो मुख का आगे का भाग है उसे बंद करके खोलते हैं, जिससे हवा उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती है। तो स्पर्शी का मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि स्पर्श का मतलब होता है छूते हुए, टकराते हुए दोस्तों। जब मुख द्वार को बंद करके खोलते हैं, जिससे हवा उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती है, जिससे हवा उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती है। इसमें होगा क्या दोस्तों, का है, खा है, गा है, घा है, टा ठा डा ड़ा ढा, डा के बाद ड़ा हो जाएगा, मतलब फिर ता है, फिर था है, धा, पा, फा, बा तथा भा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, क्वेश्चन समझ में आए होंगे दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स और जो ग्रुप्स हों दोस्तों उसमें शेयर कर लीजिएगा। तो इससे दोस्तों थोड़ा सा मोटिवेट मिलता है, जब लाइक्स या आपको थोड़ा सा व्यूज़ आते हैं तो अच्छा लगता है, जिससे मतलब आगे की वीडियो बनाने के लिए दोस्तों मोटिवेट होता है। आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ दोस्तों। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।